1 फरवरी 2003 की दोपहर को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। STS-107 कल्पना चावला और उनके 6 अन्य क्रू मेंबर्स की पृथ्वी पर लौटते वक्त स्पेस शटल के साथ जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि जब लॉन्च के दूसरे दिन ही स्पेस शटल में हुए एक तकनीकी खराबी के कारण नासा को अंदाजा हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी स्पेस शटल में सवार किसी को भी इस खराबी की खबर क्यों नहीं की गई और ना ही उन्हें बचाने के लिए नासा ने कोई कोशिश की। पर आखिर क्यों? और दूसरी बात ये भी है कि लॉन्च से पहले किसी न किसी तकनीकी खराबी के कारण इसे बार बार पोस्टपोन कर दिया गया था। क्या आपको पता है इस मिशन को टोटल 18 बार पोस्टपोन किया गया था। तो जब इसमें इतनी सारी गड़बड़ियाँ थी तो फिर इसे लॉन्च करने की क्या ही ज़रूरत थी। और इसके साथ ही जब ये पूरी घटना घटी तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कोशिश की गई। तो उसके बाद कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CIB इनका कहना था कि शटल के लॉन्च से अगले ही महीने एटलांटिस शटल दूसरा लॉन्च होने वाला था। तो वो लॉन्च के लिए 100% ऑलमोस्ट रेडी भी था। तो जब दूसरा शटल भी पूरा रेडी था तो क्या उसे भेजकर इन सभी 7 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती थी? ये सब किया जा सकता था। अगर ये सब कुछ सुनकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं कि क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था और इनकी मौत कैसे हुई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कल्पना का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां उन्हें बचपन से ही घर पर मोंटो इस निकनेम से पुकारा जाता था। लेकिन टैगोर बाल निकेतन स्कूल में एडमिशन के वक्त उन्हें एक ऑफिशियल नेम चाहिए था और कल्पना के पेरेंट्स ने कल्पना, ज्योत्सना और सुनैना ये 3 नाम सोचे थे। लास्ट में स्कूल के प्रिंसिपल ने ये डिसीजन मोंटो पर ही छोड़ दिया, जिसके जवाब में उन्होंने छत से कहा कल्पना, क्योंकि इसका मतलब होता है इमेजिनेशन और उनका फेमस कोट भी तो यही है, डू समथिंग बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू डू इट। इफ़ यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर द गोल्स एंड डोंट एंजॉय द पाथ देन आई थिंक यू आर चीटिंग योर सेल्फ। शायद अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने हंसी खुशी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर ली और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की डिग्री ली। देन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियर्स में मास्टर्स किया और फाइनली उसी फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से PhD भी कंप्लीट कर ली और नासा की एक एस्ट्रोनॉट बन गई। उसके बाद उन्हें ट्रैवलिंग, बैकपैकिंग, रीडिंग का बहुत शौक था और अपने इसी खास एस्ट्रोनॉट ने इतनी ऊंचाई तक अपना सफ़र तय किया और अपनी इसी सोच के खातिर सभी इंडियंस के लिए एक मिसाल बन गई। बट हाउ शी डेड? आप भी यही सब जानना चाहते हो ना? तो चलिए ये जानते हैं। STS-107 नासा का 28वां और आखिरी मिशन था जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। ये मिशन ओरिजिनली तो 2001 में प्लान किया गया था, लेकिन इसके स्पेस शटल में बार बार आती तकनीकी खराबी के कारण इसके लॉन्च को तकरीबन 18 बार पोस्टपोन कर दिया गया था। और जब शटल में इतनी सारी गड़बड़ियाँ थी तभी नासा को समझ जाना चाहिए था कि ये शटल लॉन्च के लिए फिट नहीं है, लेकिन इस ऑब्वियस को नासा द्वारा इग्नोर कर दिया गया और लॉन्च को फाइनली 16 जनवरी 2003 के लिए शेड्यूल कर दिया गया। इस मिशन के अंतर्गत कल्पना चावला और उनके 6 क्रूज़ को स्पेस में अराउंड 15 दिनों के लिए छोड़ दिया गया। तब तक वो वहाँ पर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसलिए लॉन्च के दिन सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि उनमें से ज़्यादातर क्रू मेंबर्स ज़िंदगी में पहली बार स्पेस में जाने वाले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी स्पेस मिशन होने वाला है। 16 जनवरी के दोपहर को जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट को साथ लेकर उड़ा तो लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही उसके एक्सटर्नल फ्यूल टैंक की बाहरी सतह पर लगाया हुआ इंसुलेशन फॉर्म एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूटकर वहाँ से लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंग पर जा टकराया, जिसकी वजह से उसके ऊपर लगा हुआ इंसुलेशन जो था, जो कि रेनफॉन्ड कार्बन होता है यानी कि RCC, जो कि हीट इंसुलेशन का काम करता है, उस पर 10 इंच का होल हो गया। लॉन्च के वक्त तो इसके ऊपर किसी का कुछ खास ध्यान नहीं गया, लेकिन जब लॉन्च के दूसरे दिन नासा का फोटो वर्किंग ग्रुप इस लॉन्च की वीडियो के क्लिप्स को दोबारा से स्टडी कर रहा था तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चल गया था। लेकिन यहाँ नासा के ऑफिशियल्स ने इसे इतना सीरियस नहीं लिया। उन्होंने तो लिटरली फ्लाइट क्रू को 1 हफ्ते तक इन्फॉर्म ही नहीं किया और फाइनली जब किया तो बस इतना सा ही कहा कि थोड़ा सा डैमेज है, नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? स्पेस में तकरीबन 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड बिताने के बाद जब 1 फरवरी की दोपहर को कल्पना और उसका क्रू पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुए तो फ्रिक्शन से गर्म हुई हवा शटल के विंग में जो बड़ा सा छेद था उसके कारण अंदरूनी सतह तक पहुंचने लगी
और ये हवा इतनी ज़्यादा गर्म थी कि उसने पूरे शटल को जगह जगह से डैमेज करना शुरू कर दिया, जिससे कैबिन का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा और सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। लेकिन ये सब कुछ केवल यहीं पे ही नहीं रुका। इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज़्यादा दर्दनाक था। कैबिन के अंदर बढ़ती हुई गर्मी के कारण क्रू के शरीर का सारा खून उबलने लगा, जिसके चलते उन्हें बेहोशी की अवस्था में ही उनकी मौत हो गई, वो भी शटल के ब्लास्ट होने से पहले एक छोटी सी लापरवाही के कारण। और वो लापरवाही थी क्रू को इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता ना होना। लेकिन असल में ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ? क्या इसे सच में रोका जा सकता था? तो यहाँ पर सवाल आता है ऑफिशियल्स के ऊपर। ऑफिशियल्स ने लॉन्च के 7 दिन के अंदर ही विंग के डैमेज को सीरियसली ले लिया होता तो नासा अगले ही महीने अपना दूसरा शटल एटलांटिस लॉन्च करने ही वाला था, जो कि 1 मार्च को लॉन्च होता। उसे जल्दी रेडी करके 10 फरवरी को अगर लॉन्च कर दिया जाता फॉर अ रेस्क्यू मिशन, तो फिर उन सभी को बचाया जा सकता था। और यहाँ पर रही बात कोलंबिया स्पेस शटल की, तो उसमें इतने ज़्यादा सप्लाईज थे कि वो सभी क्रू मेंबर्स लगभग 20 फरवरी तक आराम से ज़िंदा रह सकते थे और अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा सकते थे। तो यहाँ पर एक्चुअल सवाल खड़ा होता है नासा के ऑफिशियल्स की विल पर। क्या नासा सिर्फ चुपचाप बैठकर तमाशा देखती रही जबकि वो वहाँ की फ़्लाइट क्रू की जान बचा सकती थी? यहाँ पर CAIB के अनुसार नासा के फोटो वर्किंग ग्रुप को यानी कि IPWG और DAT ने लॉन्च के 3 दिन के अंदर ही शटल में हुई खराबी के बारे में पता लगा लिया था और इस प्रोग्राम की मैनेजर लिंडा हैम से रिक्वेस्ट की थी कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि DOD को कॉन्टैक्ट करके इंसुलेशन फॉर्म से टकराने वाले इंसिडेंट की पूरी खबर दे दे और उनसे रिक्वेस्ट करे एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ सीरियस इशू, ये कोई सीरियस इशू है ही नहीं, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और आखिरकार क्लियर इमेजेस ना मिलने के कारण DAD सिर्फ इस घटना के बारे में अंदाज़ा लगा सकता था कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और वहाँ पर लगभग 800 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से 1 फीट लंबा टुकड़ा टकराया होगा, जिसकी वजह से हीट इंसुलेशन फट गया और ये सब कुछ हुआ। लेकिन क्लियर इमेजेस DOD की तरफ से न मिलने के कारण इसके बारे में कुछ खास पता नहीं चला था और ये अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जुमला बना हुआ है कि हीट डैमेज की वजह से ये पूरा कांड हुआ होगा। खैर, इस तरह की दुर्घटनाएं सिर्फ नासा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की स्पेस शटल टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक बहुत बड़ा सबक लेकर आती है कि उन्हें कौन कौन सी गलतियाँ सुधारनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियों पर क्या क्या किया जाना चाहिए। अगर हमें कुछ पता चल रहा है तो जल्द से जल्द उसे ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए और लिंडा हैम की इस गलती की वजह से उन्हें भी यहाँ पर सज़ा दी गई थी। तो होप आपको कल्पना चावला की इस पूरी स्टोरी के बारे में पता चला हो और इस मिशन में, कोलंबिया मिशन में क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ भी आपको आसानी से पता चल गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से आपको समझ आ गई और आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में एक एक चीज़ समझ आ गई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी करना और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो हम आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे क्यूरियस, स्टे लर्निंग।